अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अपराज चौहान। आज मैं आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ाने जा रहा हूं जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि कई सालों तक साइंटिस्ट को उनकी कैलकुलेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करता रहा क्योंकि ये डिस्कवर ही नहीं हुआ था। चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे पार्टिकल की डिस्कवरी पढ़ने जा रहे हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि हम आज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ने जा रहे हैं। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। हम इनको न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूट्रॉन एटम के मैस में हिस्सा लेता है। याद रखिएगा, एटम का मैस न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन मौजूद होता है। एटॉमिक मैस इज एक्चुअली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समहाउ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर मैं उनको मैस में ऐड करना चाहूँ तो वह नेग्लिजिबल होता है, वो उसमें हिस्सा नहीं डालता। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एक बड़ा सरप्राइजिंग सा इवेंट है। असल में बात यूँ है कि 1886 से 1895 तक हमने कैथोड रेज और एनोड रेज पॉजिटिव रेज को एनालाइज करके जितना हम उनकी स्टडी की, उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और ये एटम के अंदर मौजूद होते हैं और ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एज अ नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन एज अ पॉजिटिवली चार्ज मौजूद होता है, उसका हिस्सा होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस की। ये 1895 तक ये सारी डिस्कवरीज हो चुकी थी। समहाउ 1932 तक हम न्यूट्रॉन नहीं डिस्कवर कर पाए थे। असल में बात यूं थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बावजूद एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब कहते थे कि अगर आप किसी एटम का एटॉमिक मैस फाइंड करते हैं तो वो जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई ऐसा पार्टिकल ज़रूर मौजूद है जो उसके मैस में हिस्सा ले रहा है। अगर हमें एटम्स का मैस जस्टिफाई करना चाहता हूँ सिर्फ प्रोटॉन्स को लेकर, मैं फॉर एग्जांपल कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, एटॉमिक मैस होता है वो 12 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन्स है और कार्बन के अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन को जमा कर लूं तो कार्बन का 12 मैस नहीं बनता। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स का मैस इतना ज्यादा नहीं होता कि वो 6 उठाकर डबल मैस पे ले जाएं या मैस में कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करें। हम तो मैस सिर्फ न्यूक्लियस में कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन वैसे भी न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं है। इतना छोटा पार्टिकल है, वो तो पहली बात है न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं है, दूसरा बहुत छोटा पार्टिकल है। तो ये जो 12 है ये कैसे आ गया? 6 तो प्रोटॉन है इसके अंदर, 6 तो प्रोटॉन है, बाकी 6 क्या चीजें हैं? आप यकीनन सोच रहे होंगे, सेम क्वेश्चन आपके भी जहन में आ रहा होगा, यकीनन कोई और पार्टिकल होगा जो एक्चुअली प्रोटॉन के साथ ऐड होकर इसका एटॉमिक मास 12 बना रहा है। रदरफोर्ड का भी यही एक क्वेरी थी, क्वेश्चन था कि कोई है जो न्यूक्लियस में बैठा हुआ है लेकिन डिस्कवर नहीं हुआ। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट करके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, जिस पे 1935 में उनको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज दिया गया। अब मैं ये डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एलिमेंट्स मिलकर न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, गेन होता है या शेयरिंग होती है। फॉर एग्जांपल, एवरीवन नोज के कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नाउ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। क्यों केमिकल है? क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट किस्म के एटम्स मिलके एलिमेंट के प्रोडक्ट बना रहे हैं, विच इज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड तोड़ के कार्बन के साथ बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्ट बनाई है। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, समटाइम होता है इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन के जरिए कोई प्रोडक्ट बनती है, वो सारे केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं।
न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये वाला काम नहीं होता इलेक्ट्रॉन वाला। असल में न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं ना वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस में चेंजिंग आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं अभी रिएक्शन करवाना जा रहा हूँ, ये एक रेडियो एक्टिविटी का वाला रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगा। इसमें होता ही हुआ है कि एलिमेंट्स पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए जाते हैं जिससे वो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, उसका न्यूक्लियस ही चेंज हो जाता है। फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होंगे। मसलन 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट कराई जाती है तो यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है बेरियम, क्रिप्टॉन और साथ प्रोड्यूस करता है 3 न्यूट्रॉन। तो अपेरेंटली यूरेनियम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एटम्स। दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज। व्हाई? Because the nucleus of uranium is broken down into smaller nucleuses of different atoms, which is barium and krypton. So nuclear reaction is something else. It involves nucleus. तो उसमें मतलब हाइड्रोजन से मिलके सन के अंदर फ्यूजन कर रहा है और हीलियम बना रहा है। It means there is something we need to understand the difference. We need to actually understand the difference between a chemical reaction and a nuclear reaction. जो ये एक्सपेरिमेंट है ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन वाला एक्सपेरिमेंट है। ये रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गैमा रेज, अल्फा बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। खैर समहाउ हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन का वो मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस और रेडियो एक्टिविटी में आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। हम क्या करते हैं, हम ना न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं कि न्यूट्रॉन ही प्रोड्यूस हुए हैं। याद रखिएगा जब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो वो किसी भी चार्ज डिटेक्टर में नहीं आएंगे। न्यूट्रॉन है न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल तो किसी भी चार्ज डिटेक्टर में नहीं आ सकता। हम ऐसा करते हैं, एक लेड का बॉक्स लेते हैं जिसकी ये ओपनिंग है, लेड से मिलके बना हुआ है ये। इसमें पोलोनियम लेते हैं, ये पोलोनियम रखा हुआ है मैंने। Now, what is actually polonium? पोलोनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। Now there is another question, what is alpha particles? देखिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्फा पार्टिकल्स असल में हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं। अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं। देखें हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और अगर मैं एटम की बात करूं तो उसके इर्द गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अगर किसी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन में रिमूव कर दूं तो पीछे क्या बच गया? न्यूक्लियस। किसका? हीलियम का। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, हीलियम 2 पॉजिटिव। ये अल्फा पार्टिकल्स है। तो अल्फा पार्टिकल्स आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। ये अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है जो कि हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होते हैं। ये ले भाई, ये अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हुए, ये सारे अल्फा पार्टिकल हैं। ये इतने हिस्से लेड से बनाने का, बॉक्स का इतना हिस्सा बनाने का फायदा ये है कि रेडियो एक्टिविटी चारों तरफ नहीं फैलेगी। हमारे ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने अल्फा पार्टिकल गिराने ऐसे वहीं जाएगी। वरना फॉर एग्जांपल यहाँ ह्यूमन बीइंग अगर होता तो मसला ये होना था कि रेडियो एक्टिविटी इस पे भी अल्फा पार्टिकल गिरते और उसको भी नुकसान होता। यकीनन हमने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स करके ही यूज़ करने हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसने अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस किए। अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम के न्यूक्लियसेस हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 और उसका एटॉमिक मास क्या होता है? 4। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 और यहाँ लिख लेता हूँ 4। 4 एटॉमिक मास है, 2 उसका एटॉमिक नंबर है। ये प्रोड्यूस किए अल्फा पार्टिकल। ये जो पीस है हमारे पास ये है बेरिलियम का। अब हुआ यूं कि जब बेरिलियम कौन सा एलिमेंट है? देखे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम। 4th हमारा जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर वाला वो बेरिलियम है। उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, एटॉमिक मास होता है 9। जब इस पे अल्फा पार्टिकल गिराया, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, एटॉमिक मास क्या होता है? 4। यहाँ आप अल्फा पार्टिकल लिख दे
या हीलियम लिखते हैं 4 और 2 के साथ। जब ये इस पे गिरते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और बेरिलियम कन्वर्ट हो जाता है कार्बन के अंदर। देखें 2 + 4 6 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ, वो यकीनन कार्बन होता है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12। 4 + 9 तो 13 होना चाहिए, लेकिन एलिमेंट तो 12 एटॉमिक मास वाला प्रोड्यूस हुआ है। तो एक पार्टिकल कहां जाएगा, वो न्यूट्रॉन बन के निकल जाएगा। सो जब अल्फा पार्टिकल गिराए जाते हैं बेरिलियम टारगेट के ऊपर, ये बेरिलियम टारगेट है, बेरिलियम ऑब्जेक्ट है, बेरिलियम का पीस है, इस पे जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराए जाते हैं थ्रू एनी रेडियो एक्टिव सोर्स, फॉर एग्जांपल पोलोनियम, तो चैडविक एक्सपेरिमेंट में हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल बेरिलियम को कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। अभी आप समझे न्यूट्रॉन, वी डोंट नो व्हाट इज न्यूट्रॉन। ये नहीं, ये पार्टिकल प्रोड्यूस हुए। अब ये पार्टिकल जब प्रोड्यूस हुए तो मैंने इनके रास्ते में चार्ज डिटेक्टर लगा दिया। अब चार्ज डिटेक्टर की रीडिंग स्टिल 0 है। देखें ये मैक्सिमम वैल्यू समझ लें और ये 0। तो चार्ज डिटेक्टर ने जब इन पार्टिकल्स का चार्ज डिटेक्ट करने की कोशिश की तो उसकी तो सुई अपनी जगह से नहीं हिली। इसका मतलब ये जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। अब हम एकदम सोच में पड़ गए कि एटम में या इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है, दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ये तीसरा पार्टिकल कौन निकला या? ये तीसरा पार्टिकल जिस पे चार्ज नहीं होता, इसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यूं लिखूंगा कि इट डज नॉट हैव एनी चार्ज, इट इज ओनली अ पार्टिकल। ये चार्ज डिटेक्टर में डिटेक्ट नहीं होता, चार्ज होगा तो डिटेक्ट होगा ना। तो हमारे पास जो पहले दो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, उसमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट थर्ड एटॉमिक पार्टिकल की एडिशन हुई, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल की एडिशन हुई, विच इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 1 कंसीडर किया जाता है और इसका चार्ज 0 लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर की जगह 0 लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि न्यूट्रॉन का जो पार्टिकल है ना, वो नियरली प्रोटॉन से थोड़ा सा वैसे तो लार्ज होता है, लेकिन आप यूं समझ लें न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का हिस्सा है, न्यूक्लियन नंबर में अपना पार्ट प्ले करता है, एटॉमिक नंबर में एज अ 1 कंसीडर होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये पार्टिकल एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। सोचे हम आज तक ये सोचते हैं या पॉजिटिव स्पीशीज होंगी या नेगेटिव स्पीशीज होगी, लेकिन ये तो एक न्यूट्रल स्पीशीज निकल आई। कैसे निकली? अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम टारगेट पे गिराए गए तो बेरिलियम कार्बन में चेंज हो गया। कार्बन में चेंज होने के बाद कुछ ऐसे पार्टिकल निकले जिनको चार्ज डिटेक्टर से डिटेक्ट किया गया, तो वो डिटेक्ट नहीं हुए चार्ज के तौर पे। लेकिन अगर मैं इनके रास्ते में कोई पैराफिन वैक्स या पेपर या सेलुलोज रखता हूं तो ये जाके उससे टकराते हैं और पॉजिटिव पार्टिकल्स निकाल के, प्रोटॉन निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अब प्रोटॉन पड़े पड़े तो बाहर निकलने से रहे, यकीनन कोई पार्टिकल आके टकराया है, हैवी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन निकाल सकता। आप खुद सोचें कि अगर कोई मेरे रास्ते में छोटा सा पत्थर पड़ा हो, ठीक है, तो मैं उसे जाके हिट करूंगा तो वो निकल जाएगा। लेकिन अगर मेरे रास्ते में पूरा घर हो और मैं उसको हिट करूं घर को, तो वो तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। तो मेरे मुकाबले में घर का मास बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन और घर प्रोटॉन ये आपस में टकराएंगे तो प्रोटॉन को कुछ भी नहीं होगा। इट मींस दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन टेक्निकली। और जो जब ये जाके टकराते हैं सेलुलोज, पेपर, पैराफिन वैक्स वगैरह से, तो ये क्या करते हैं, उसमें से न्यूट्रॉन जो होते हैं टकरा कर हाई स्पीड प्रोटॉन निकाल देते हैं। खैर इनकी डिटेक्शन नहीं हुई एज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इनकी डिटेक्शन नहीं हुई एज अ चार्ज पार्टिकल, तो हमने इनको न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल का नाम दे दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट जब स्टूडेंट्स आप लिख रहे होते हैं तो उसमें होता यूं है कि जब हीलियम का न्यूक्लियाई बेरिलियम के जाके अटैक करता है तो बेरिलियम रीअरेंज होता है कार्बन के अंदर, उसका न्यूक्लियस, और एक न्यूट्रॉन एमिट कर देता है। अब न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं और 1 बाय 1 उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो फ्री न्यूट्रॉन का डिके समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फ्री न्यूट्रॉन क्या होता है? जो किसी न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है, डिके कर जाता है। फ्री न्यूट्रॉन क्या होता है?
जो किसी न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं होता। अब न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो फ्री न्यूट्रॉन डिके करता है प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर और न्यूट्रिनो के अंदर। अब ये तीन बातें हैं। प्रोटॉन पे होता है +1 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है -1 चार्ज, न्यूट्रिनो पे चार्ज भी नहीं होता और उसका मैस भी नहीं होता। तो अपेरेंटली जो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है इन दीज 3 पार्टिकल्स। अब अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो मैं लिखूंगा 1 0 नो चार्ज, प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि ये मैस में हिस्सा नहीं लेता, इसका तो मैस होता है, इसका होता है, ये मैसेज में हिस्सा नहीं लेते। खैर, जब फ्री न्यूट्रॉन डिके करता है तो वो 3 चीजें बनाता है। पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रिनो। ये 3 पार्टिकल्स न्यूट्रॉन बनाता है जब वो डिके कर जाता है, जब वो फ्री स्टेट में होता है या फ्री न्यूट्रॉन के तौर पे होता है। अब बात यूं है कि न्यूट्रॉन का डिके कर जाने से जो 3 पार्टिकल बन रहे हैं, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर फ्री न्यूट्रॉन्स, जो किसी न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं होते, जो अनस्टेबल होते हैं और ये डिके कर जाते हैं, वो आपने ये इक्वेशन एक प्रॉपर लिख के आनी है। स्टूडेंट्स, ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर बड़ी जबरदस्त होती है। दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेस बट दे हैव अ वेरी गुड पेनिट्रेशन पावर। जब ये टकराते हैं पैराफिन वैक्स से, पैराफिन वैक्स, पेपर, सेलुलोज, तो ये क्या करते हैं, हाई स्पीड प्रोटॉन एक्सपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझें, ये सेलुलोज है, ये न्यूट्रॉन है, ये आके टकराया तो इसने इसके अंदर से हाई स्पीड प्रोटॉन यानी कि +1 चार्ज 1 निकाल के बाहर फेंक दिया। ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 2 काम हो सकते हैं, आप उनसे किसी न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकते हैं, या आप उनको अगर पैराफिन वैक्स या कहीं रखेंगे उनके रास्ते में तो वो उधर से प्रोटॉन हाई स्पीड निकाल के बाहर फेंक देंगे। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये प्रॉपर्टीज़ में अक्सर आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्लो न्यूट्रॉन एंड फास्ट न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन वो होंगे जो जिनकी एनर्जी कम होगी, फास्ट न्यूट्रॉन वो होंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। स्लो न्यूट्रॉन वो होते हैं जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे होती है, बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फास्ट न्यूट्रॉन वो होते हैं जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ट्रेवल करते हैं। व्हाट इज मेगा? मेगा मींस 10 पावर 6। अच्छा, अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब से एनर्जी का यूनिट हो गया? एनर्जी के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। एनर्जी के यूनिट जाउल भी होते हैं, बीटीयू भी होते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसके अलावा हमने जब आइडियल गैस कांस्टेंट की डेरिवेशन की थी तो उसमें हमने एनर्जी का यूनिट कैलोरी भी पढ़ा था। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में अर्ग भी एक एनर्जी का यूनिट है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। इसमें अगर आप लिखना चाहें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो ईवी है ना, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी इक्वल होता है, जाउल में इक्वल होता है 1.602 10⁻⁻19 जाउल के। ये एनर्जी वैल्यू है जाउल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो स्लो न्यूट्रॉन क्या होंगे? जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, वो उस एनर्जी से ट्रेवल कर रहे हैं, स्लो होंगे। जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ट्रेवल करने वाले एनर्जी से, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ट्रेवल करने वाले जो न्यूट्रॉन होंगे वो फास्ट न्यूट्रॉन होंगे। स्टूडेंट, दूसरी बात, ये सूटेबल हैं एज प्रोजेक्टाइल फॉर फिशन रिएक्शन। ये सूटेबल नहीं है
दे आर मोर यूजफुल फॉर कैरिंग आउट फिशन रिएक्शंस। स्लो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं फिशन रिएक्शंस को कैरी कराने के लिए। फिशन रिएक्शन क्या होता है? एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है, सॉरी एक बड़ा एटम या न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है छोटों में, जैसे कि यूरेनियम की फिशन हो गई है छोटे एटम्स के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जब फास्ट न्यूट्रॉन टकराते हैं किसी एलिमेंट के एटम से तो वो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। जब स्लो न्यूट्रॉन टकराते हैं किसी एलिमेंट के एटम से तो वो बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन फास्ट न्यूट्रॉन टकराएंगे तो वो कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे? अल्फा पार्टिकल। और जब स्लो न्यूट्रॉन किसी एलिमेंट के एटम से टकराएंगे तो वो कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे? बीटा पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जरा, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7, मास डबल 14। इससे जब न्यूट्रॉन टकराता है यानी कि 1 और 0, नो चार्ज 1 मास, तो ये इसे कन्वर्ट कर देता है बोरोन में। अब बोरोन बेरिलियम से नेक्स्ट एलिमेंट है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर था 4, इसका होता है 5 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 11। अब आप कहेंगे सर 14 + 1 15 होता है, लिहाजा जो ये पार्टिकल बनेगा उसका एटॉमिक मास जो होगा वो ये 14 + 1 15 होना चाहिए। 15 में से 11 तो बोरोन का एटॉमिक मास है, बाकी कितना बचा? 4, तो वो इसका एटॉमिक मास होगा। 7 + 0 5, उसमें से ये हो गया तो 2 बच गया, तो ये साथ बन गया हीलियम न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल। सो जब आपका फास्ट न्यूट्रॉन टकराया तो उसने प्रोड्यूस किया अल्फा पार्टिकल। कब? जब नाइट्रोजन से फास्ट न्यूट्रॉन टकराते हैं तो वो बोरोन बनाते हैं और साथ अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन जब कॉपर से टकराया, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, एटॉमिक मास होता है 65। जब ये से टकराया तो हुआ यूं कि ये इसमें घुस के बैठ गया, न्यूट्रॉन घुस के बैठ गया, बन गया कॉपर 66। देखें 1 + 65 और 29 + 0 29, और साथ प्रोड्यूस हुई गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन को उन्होंने H जो कि प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो कि फ्रीक्वेंसी है उससे लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे H न्यू लिखा हुआ है। अब ये अनस्टेबल कॉपर का आइसोटोप बना है। ये कॉपर का आइसोटोप डिके कर जाता है दो चीज़ों में। किन चीज़ों में ये कॉपर का आइसोटोप डिके कर जाता है? कॉपर डिके कर जाता है जिंक में विद द सेम एटॉमिक मास बट 1 मोर एटॉमिक नंबर, और साथ बनाता है इलेक्ट्रॉन जिसका एटॉमिक मास 0 होता है, चार्ज -1 होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है? ये बीटा पार्टिकल है। तो जब स्लो न्यूट्रॉन कॉपर में जाके पेनिट्रेट किया तो उसने कॉपर का आइसोटोप बनाया जो अनस्टेबल था, और वो फर्दर जिंक में चेंज हो गया, साथ प्रोड्यूस किया उसने बीटा पार्टिकल। यहाँ एक क्वेश्चन है, ये एटॉमिक नंबर बढ़ कैसे गया? ये कौन सी साइंस है कि एटॉमिक नंबर ही बढ़ गया? दिस इज समथिंग वेरी शुड बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। देखें, कॉपर था 66 और उसका एटॉमिक नंबर था 29, ठीक है। एक न्यूट्रॉन 66 के अंदर से एक न्यूट्रॉन डिके कर गया, किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, न्यूट्रिनो के अंदर। खैर ये 0 0। जब वो डिके कर गया ना तो ये चेंज हो गया जिंक के अंदर। और देखें, न्यूट्रॉन डिके किया प्रोटॉन में, एटॉमिक मास नहीं चेंज होगा, एटॉमिक मास वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है ओनली प्रोटॉन। एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन डिके होकर प्रोटॉन में चेंज हो गया, लिहाजा जो एटॉमिक मास है उसको तो फर्क नहीं पड़ना। न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन ने ले ली मास, तो 1 ही कंसीडर हुआ, तो वो 66 का 6 ही रहा।
अब उसने क्या प्रोड्यूस किया था, 7 इलेक्ट्रॉन, वो एमिट हो जाएगा एज अ व्हाट, बीटा पार्टिकल। सो ये बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं जब कॉपर जिंक में कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडिशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ bombardment of slow neutron on copper 65 atomic mass isotope of copper। ये ना अपनी इस रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से कैंसर के ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रॉन यूज होता है। लेकिन ना जो असल चीज़ है ना, वो हमारे बोर्ड में जो हमसे बार बार पूछी जाती है, वो स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। फास्ट न्यूट्रॉन की एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये इससे ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये फिशन रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, ये नहीं होते। ये जब किसी एटम पे बम्बार्डमेंट कराई जाती है, मसलन मेरे सामने कोई एटम है, मैंने उस पर स्लो न्यूट्रॉन फेंका, तो जो रिएक्शन होगा उसमें बीटा एमिशंस होंगी, जबकि फास्ट न्यूट्रॉन में अल्फा एमिशंस होती हैं, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। न्यूट्रॉन जब कॉपर पे डेफिनेटली जाके बैठेगा तो वो कॉपर का मैस बढ़ा देगा, वो फ्री न्यूट्रॉन के तौर पर डिके कर जाता है और कन्वर्ट हो जाता है, उसको कर देता है कॉपर को जिंक में और साथ बीटा पार्टिकल एमिट करता है। उसकी मैंने रीज़न बताई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब फास्ट न्यूट्रॉन नाइट्रोजन पे अटैक करता है तो इट एक्चुअली कन्वर्ट इट इनटू बोरॉन एंड हीलियम। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया, चैडविक ने डिस्कवर किया। 1935 में चैडविक को डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे नोबेल प्राइज मिला। न्यूट्रॉन का मसला ये है कि उन पे चार्ज नहीं था, वरना वो चार्ज डिटेक्टर से आइडेंटिफाई हो जाते इजीली। इनकी प्रॉपर्टीज फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स में फ़र्क, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज अ कंप्लीट प्रॉपर्टीज और फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन में जो फ़र्क है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।